हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए VBA ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के VBA ऑब्जेक्टिव साइंस का देखने वाले हैं। अतः वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है दोस्तों। और वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके जाइए, और ताकि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक ला सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। माने पानी जो है उसमें हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन का नियम सत्य है, तो यह किसके लिए सत्य है? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उल्टा दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए? तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन जो है वह नियम सभी परावर्तक सतह के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? तो सभी परावर्तक सतह के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किसमें होती है? यानी हरित लवक के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया जो है वह हरित लवक के किस भाग में होती है? तो दोस्तों, वह स्ट्रोमा में होती है। किस में होती है? स्ट्रोमा में। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो अप्रकाशीय भाग होता है वह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, याद करते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा में बेहतर अंक ला सके। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अंधक्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की अंधक्रिया जो है वह रात में भी होती है और दिन में भी होती है, जब NADPH+2 उपलब्ध रहता है। तो यह रात और दिन दोनों में होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। यानी मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई प्रकाश, एक मिनट फिर से करते हैं छोटा थोड़ा। चलिए अब अच्छा है। कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री का कोण आपतित होती है, तो देखते हैं। कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है जो स्लैब पर, मान लीजिए एक स्लैब है, स्लैब पर क्या करती है कि वह 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। ये 30 डिग्री हो गया। स्लैब की दूसरी सतह से निकलती है, और यह स्लैब से मान लीजिए निकलती है तो स्लैब से दूसरी सतह से निकलती है, तो अभिलंब के साथ कितने कोण बनाएगी? यानी हई जो निकलती है तो कितना कोण बनाएगी? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है वह अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। यानी कि जो है हवा से में देखने पर क्या होता है कि वस्तु की आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से क्या होती है? तो दोस्तों कम होती है। क्या होती है?
कम, मैंने कि मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए पानी है और हम लोग इधर से देख रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो मान लीजिए सिक्का रहेगा तो क्या उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी कम गहराई पर प्रतीत होगा। क्या कम गहराई पर प्रतीत होगा, मान लीजिए सिक्का उठा हुआ है तो यह वास्तविक गहराई यहाँ पर है लेकिन उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि कम गहराई पर प्रतीत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, नेत्र में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है और छोटा बनता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी जो होता है ना, न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 cm होता है। कितना, 25 cm। और अधिकतम दूरी जो है ना, अधिकतम दूरी वह होता है अनंत। कितना होता है, अनंत होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कितना दोस्त क्या करता है कि हड़बड़ा कर वह 25 देखेंगे मार देंगे, लेकिन दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 25 मीटर है लेकिन होता क्या है 25 cm, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक, यानी ब्रिक जो है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों बता दें आगे वीडियो में बढ़ने से पहले, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोग को हुबहू प्रश्न दिखने वाले हैं। तो रेगुलर वीडियो बनाने के लिए दोस्त थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, अतः वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक से लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सोचने के लिए भी उपयुक्त है, हृदय का स्पंदन के लिए उपयुक्त है और शरीर का संतुलन बनाने में भी उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों का उन्मूलन में होता है। तो दोस्तों याद कर लेंगे, फेनोक्सी एसिटिक एसिड है, वो क्या है, खरपतवारों के उन्मूलन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो फेनोक्सी एसिटिक एसिड का, फेनोक्सी एसिटिक एसिड का। जोर से बोलिए, बोल बोल कर दोस्त पढ़िए, फिर से बोलिए एक बार, हाँ फेनोक्सी एसिटिक एसिड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अभी अभी दोस्त बता कर आए हैं कि न्यूनतम पूछेगा तो वह हो जाएगा 25 cm। न्यूनतम कितना, 25, और दूर जो होता है अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों माने कि फोकस दूरी बदल कर जब आंख देखता है तो इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या, तो समंजन क्षमता, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आंख के फोकस दूरी कौन परिवर्तित करता है। तो वह है सिलियरी मांसपेशिया। कौन है, सिलियरी मांसपेशिया, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुषुप्तीकरण करते हैं। कलिकाओं और बीजों का सुषुप्तीकरण करते हैं। तो दोस्तों ये है एब्सिसिक एसिड। कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों काफी क्वेश्चन शानदार होने वाली है,
तो इसलिए वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है, यानी फल जो है किस माने फल फड़ा है और छिड़क देने पर वो धीरे धीरे पकने लगता है, वो कौन सा है? तो जिब्रेलिन है। कौन सा? जिब्रेलिन। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? तो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे? हाइपोथैलेमस से। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत वाहक बल को वोल्टामीटर से मापा जाता है। किससे? वोल्टामीटर से। इसे वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं और इसी से विभवांतर भी मापा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? तो वोल्टामीटर से। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न पदार्थों में कौन चालक है? कौन इसमें इधर पदार्थ दिया है 4 गो, इनमें से कौन सा चालक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? चालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जा सकता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करना है, 250 में केवल 100 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिए काटापीटी करके, और जब काटापीटी करेंगे तो दोस्तों 1 मिनट बढ़िया से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वाट है, बल्ब का वाट कितना है? 100 है, और वोल्ट जाएगा नीचे यानी 250, यानी काट दीजिए, यानी कि कट गया, और क्या बचा हम लोग का? 10/25। फिर से काटेंगे, 5 दूनी का 10 और 5 बचे 25। अब भाग देंगे तो हो जाएगा 0.4। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 ओम के प्रतिरोध, यानी आर बराबर कितना है? 5, और तार में एम्पियर यानी आई बराबर कितना है? 2 एम्पियर। तार के छोरों पर विभवांतर पूछ रहा है, तो दोस्तों ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है? आई आर, यानी आई का मान है 2 और गुण है 5 यानी 10। कितना हो जाएगा? 10। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसे दोस्त समझते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक ला सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। दोस्तों समय दिया है t बराबर में 1 यानी 60 सेकेंड दिया है, और कूलम्ब आवेश दिया है कितना? तो 120 कूलम्ब। समय पूछ रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं विद्युत धारा, मान लीजिए I बराबर पूछ रहा है वाट, यानी पहले देखते हैं। तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे I बराबर में होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। तो मान रखिए 120 और बाटा में क्या हो जाएगा? 60, तो कट के कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, और ये हम लोग का दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्ष में। यानी थाइमस ग्रंथि जो है हृदय के आगे रहती है, वक्ष में। कहाँ रहती है? वक्ष में। चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।